नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रॉयल दरबार में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई पहचान। आज सुबह सुबह शांति धाम वृद्धाश्रम में बैठी शारदा जी की नज़रें आश्रम के बड़े से लोहे के गेट पर किसी शिकारी की हर गुजरती गाड़ी की आवाज़ पर उम्मीद की एक नई कौंपल फूटती और अगले ही पल चेहरे पर मायूसी छा जाती। एक साल होने को आया था उन्हें इस वृद्धाश्रम में आए हुए। एक साल पहले आज के ही दिन उनके पोते के चौथे जन्मदिन घर मेहमानों से भरा था। शारदा जी को क्या पता था कि वह उस घर में उनकी आखिरी खुशी थी। पार्टी के हफ्ते भर बाद ही बेटे रमेश और बहू सुनीता ने विदेश घूमने जाने का प्लान बना लिया था। माँ, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। अब तुम घर पर अकेले कैसे रहोगी? तुम्हारी देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाएगी, रमेश ने बड़ी चिंता जताते हुए कहा था। बस 1 महीने की तो बात है। तुम शांतिधाम वृद्धाश्रम में रहा चलो, बच्चे घूम आएंगे, सोचकर उन्होंने अपना दिल समझा लिया था। लेकिन जब बेटा बहू घूम कर वापस आ गए तब भी उन्हें लेने कोई नहीं आया। हफ्ता बीता तो शारदा जी ने खुद फोन मिलाया। अरे माँ, वो हम आते ही घर की मरम्मत का वो काम फिर कुछ समय और खा गया। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। आश्रम में उनकी हमउम्र औरतें उन्हें पहले ही समझा चुकी थीं। शारदा बहन, खुद को धोखा मत दो, ये सब बहाने हैं तुम्हें यहाँ रखने के, अब कोई नहीं आएगा। पहल मेरा रमेश ऐसा नहीं है, वो खुद को दिलासा देती। पर जब महीने गुजरते गए और फ़ोन पर भी बहानों के सिवा कुछ न मिला तो उनका विश्वास भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। उन्हें यकीन हो गया कि अब उन्हें लेने कोई नहीं आने वाला। हर रविवार सुबह शारदा जी तैयार होकर गेट पर टकटकी लगाए बैठी रहती, पर सूरज छिड़ता और ढल जाता। सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती, पर वह गाड़ी कभी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार होता था। लेकिन आज का दिन 1 घंटे तक यूं ही दरवाजे की ओर ताकते ताकते उनके अंदर का सब्र जवाब दे गया। उनके सब्र का बांध, जिसे वह 1 साल से तिनका तिनका जोड़कर बना रही थी, आज एक ही झटके में टूट गया। एक हठीली जिद ने उनके कमजोर हो चुके इरादों को फिर सुनीता का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया, जिसमें उनके लिए सम्मान नहीं, केवल तिरस्कार का भाव होता था। रमेश भी शायद दरवाजे से ही कोई बहाना बनाकर लौटा देगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो वहां भेष बदल कर जाएंगी। लेकिन मैनेजर वर्मा जी एक भले आदमी थे, जो इन बुजुर्गों के दर्द को समझते थे, पर नियमों से बंधे थे। अंदर आ जाए शारदा जी, उन्होंने कहा। शारदा जी ने अपनी आवाज़ में जितनी हो सके उतनी दीनता भरकर कहा, वर्मा जी, मुझे आज शाम तक के जीवन में उन्होंने कभी किसी से चल नहीं किया था, पर आज वह अपने ही बेटे से मिलने के लिए झूठ का सहारा ले रही थी। वर्मा जी ने उनकी आंखों में झांका। उन आंखों की गहराई में एक ऐसी विवशता और दर्द का समंदर था जिसे देखकर वह ना नहीं कर सके। जी ठीक है, कहकर वे वापस आ गईं। अब उन्हें अपनी पहचान को, अपनी ममता को, अपने माँ होने के अस्तित्व को कुछ घंटों के लिए दफन करना था। शारदा को पीछे छोड़कर एक ऐसा रूप धरना था जिसे कोई पहचान न सके। यूं तो चिंता और अकेलेपन की दीमक ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। उम्र ने जो झुर्रियां चेहरे पर नहीं दी थीं, वे इस 1 साल की पीड़ा ने माथे पर उकेर दी थीं। कभी भरा पूरा लगने वाला उनका चेहरा अब पिचक गया था। गालों वे अब पहले से कहीं ज्यादा बदली हुई नजर आती थीं, परंतु फिर भी वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी ट्रंक खोली। उसमें उनकी गिनी चुनी साड़ियां थीं जो रमेश यहाँ छोड़ गया था। उन्होंने अपनी सबसे ये चश्मा, ये उनकी पहचान का हिस्सा था। इसी चश्मे के पीछे से उनकी आंखों ने रमेश का बचपन देखा था। उनके चश्मे से बेटा बहू उन्हें पहचान सकते थे, इसलिए वे अपने कमरे के साथ वाले कमरे में चली गईं, जहां गंगा जी रहती थीं, जिनका हाल ही में अब वो अपना पुराना चश्मा नहीं पहनती थी। उन्होंने गंगा जी से उनके पुराने मोटे कांच वाले और काले फ्रेम के चश्मे मांग ली। गंगा बहन, जरा अपना पुराना चश्मा देना, मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, धूप में देखने में तकलीफ। गंगा जी ने तुरंत वह चश्मा दे दिया। जैसे ही शारदा जी ने वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, दुनिया धुंधली हो गई। पर शायद यही जरूरी था। इस धुंधलके के पीछे उनकी ममतामयी, जानी पहचानी आंखें लगभग छिप गईं। उन आईना भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। ये कोई और ही औरत थी, थकी हुई, हारी हुई, दुनिया की ठोकरें खाई हुई। उन्होंने अपनी कमर को जानबूझकर थोड़ा और झुका लिया, चाल में एक लाचारी का भाव ले आईं और सिर पर साड़ी का पल्लू
वह एक बेनाम बेपहचान औरत थी जिसे दुनिया की भीड़ में कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पहचानेगा। वह अपनी ही पहचान की कब्र पर खड़ी थी और इस कब्र पर आंसू बहाने की भी इजाजत नहीं थी। आश्रम से बाहर की दुनिया आज कुछ अलग ही लग रहा है। 1 साल से उन्होंने यह दुनिया नहीं देखी थी। ऑटो से उतरकर जब उन्होंने अपने मोहल्ले की गलियों में कदम रखा तो उनका दिल किसी कैद पंछी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। ये वही गलियां थीं जहां उन्होंने रमेश को साइकिल चलाना सिखाया था। उनकी आंखों के धुंधले शीशों के पीछे से यादों का एक साफ सुथरा चलचित्र चल रहा था। एक तरफ खुशियों भरा अतीत था, दूसरी तरफ पीड़ा से भरा वर्तमान। जैसे जैसे उनका घर नजदीक आ रहा था, उनके कदम भारी होते जा रहे थे। आखिरकार घर वैसा ही था, पर आज उस पर गुब्बारे और रंग बिरंगी झालरें लगी थीं। गेट भी खूबसूरत गोल्डन ब्लैक गुब्बारों से सजा हुआ था। आज उनके रोहन के जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें वह खुद एक बिन बुलाई वह सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि उनके घर की काम वाली बाई ललिता घर की ओर बढ़ी और दरवाजे की घंटी बजा दी। एक पल बाद दरवाज़ा खुला और सुनीता बाहर आई। पार्टी की तैयारियों और मेहमानों को संभालने के तनाव में उसका चेहरा। आज ही सुनीता उस पर भड़क पड़ी। तुझे आज ही सारे ज़रूरी काम याद आ रहे हैं। घर पर ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं और तू छुट्टी मांग रही है। मेम साहब, जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कभी छुट्टी ना करती। ललिता ने अपनी आवाज़ में मी। एक काम कर, अगर तू नहीं आ सकती तो अपनी सास को भेज दे, पर मुझे आज काम के लिए कोई न कोई चाहिए ही। पेड़ के पीछे खड़ी शारदा जी ने सब कुछ सुन लिया। उनके कान सुनन पड़ गए थे। ललिता ने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है मेम साहब। सुनीता ने झल्लाकर दरवाज़ा लगभग पटकते हुए कहा और अंदर चली गई। ललिता निराश होकर वापस मुड़ गई। एक पल के लिए गली में सन्नाटा छा गया। पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच शारदा जी सारी बातें सुन रही थीं। किस्मत का खेल देखो। जिस घर में माँ बनकर जाने के सारे रास्ते बंद थे, उसी घर में एक काम वाली बाई की जगह खाली हो गई थी। नियति उन्हें एक मौका दे रही थी, पर उसकी कीमत उनका स्वाभिमान था। एक पल को उनका मन हुआ कि वापस लौट जाए। इस जिल्लत से बेहतर तो आश्रम का। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। आज उन्हें अपने पोते को नज़र भर देखने के लिए एक नौकरानी बनना था। वे पेड़ की ओट से बाहर निकली। उनके कदम जमीन पर नहीं, अपने ही स्वाभिमान की राख पर पड़ रहे थे। एक ही लंबी गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। ललिता के इनकार ने उसके माथे पर शिकन की गहरी लकीरें खींच दी थीं। कौन? उसका सवाल किसी तीर की तरह लगा। शारदा जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी आवाज़ बदलकर धीरे से कहा, मैं शांतिबाई। उनका वाक्य पूरा होता उससे पहले ही सुनीता की आंखों में एक चमक कौंध गई। उसे लगा कि ललिता ने अपनी सांस को भेज ही दिया। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट की जगह एक स्वार्थी राहत छा गई। अच्छा अच्छा, समझ गई। भगवान, उसके लिए यह झुकी हुई काया महज एक समस्या का समाधान थी। 2 हाथ जो घर का काम निपटा देंगे। वह उन्हें अंदर लगभग खींचते हुए ले गई और तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही शारदा जी ने दहलीज के अंदर कदम रखा, घर की जानी, दीवार पर लगी पूरे परिवार की वह बड़ी सी तस्वीर, सब देखते देखते वो रुआंसी हो उठी। लेकिन फिर उनकी नज़र अपने पोते रोहन को ढूंढने लगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? काम करने ही आई हो ना, तो वहाँ क्या कर रही हो? सुनीता ने कड़क। सुनो, पहले ये सारे गंदे बर्तन साफ कर दो, सिंक भरा पड़ा है। फिर सब्जियां काट देना, जल्दी करो, शाम को सब मेहमान आ जाएंगे। शारदा जी ने एक शब्द नहीं कहा। वह एक मशीन की तरह चुपचाप रसोई में चली गई। सिंक बर्तनों से लबालब। उसने नीले रंग की एक सुंदर सी शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल किसी शहजादे जैसा लग रहा था। रोहन उसे देखकर शारदा जी वहीं जड़ हो गई। उनके हाथ रुक गए। उनका मन चीत्कार उठा कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लें। उसके पर वो अपनी हैसियत जानती थी। वह दादी नहीं, शांति बाई थी। वह बस दूर से उसे निहारती रही, अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं के सैलाब को पल्लू के कोने में सोखती रही। रोहन उन पर एक नज़र डाले बिना ही खिलौनों की दुनिया में मग्न। रोहन उन पर एक नज़र डाले बिना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भाग गया। दोपहर में रमेश आया। वह फ़ोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था। हाँ यार, शाम को ज़रूर आना। और हाँ, भाभी जी और बच्चों को लेकर आना, नहीं तो मैं ना।
उसकी झुकी हुई कमर और कद काठी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी माँ की याद दिला रहा था। पर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया, ये माँ कैसे हो सकती है? वह तो आराम से आश्रम में है। मैं भी क्या सोचने लगा। उसने अपनी ही माँ को नहीं पहचाना। और महफिल में महंगे इत्र की खुशबू, संगीत का शोर गूंज रहा था। और शारदा जी उस शोर में कभी मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ाती, कभी चाय नाश्ते की प्लेट। केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन की धुन पर तालियां बजी। रोहन ने केक काटा और पहला टुकड़ा रमेश और सुनीता को खिलाया। शारदा जी दूर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनका दिल चाह रहा था कि रोहन एक बार उनकी तरफ भी देखे, पर उसकी दुनिया अपने दोस्तों और तोहफों में सिमटी हुई थी। तभी रमेश की एक बुजुर्ग आंटी कमला जी इधर उधर देखते हुए ने पूछी बैठी, रमेश बेटा, सब तो हैं, पर तुम्हारी माँ कहाँ है? उनके बिना घर में ये उत्सव अधूरा सा लग रहा है। वह तो रोहन पर जान छिड़कती थी, कहीं गई हैं क्या? यह क्या बताएं कमला आंटी, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उनकी बरसों से इच्छा थी चारों धाम करने की। हम तो कह रहे थे कि बाद में चली जाइएगा, पर वह नहीं मानी। रमेश ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया, जैसे यह एक डायलॉग पहले से ही तैयार हो। पर वह कहने लगी, बेटा, तुम लोगों के लिए अपनी सारी उम्र खपा दी, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लूं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। आखिर माँ की इच्छा से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? हमने ही सारी बुकिंग करवाई है, अब 4 धाम याद। यार रमेश, तू तो सच में आज का श्रवण कुमार है। आजकल के ज़माने में कौन माँ बाप के लिए इतना सोचता है? सलाम है तुझे। प्रशंसा के ये शब्द सुनकर जहां रमेश और सुनीता गदगद हुए जा रहे थे, वहां शारदा जी के लिए वो शब्द पिघले। जिस माँ का हाल जानने की बेटे को फुर्सत नहीं थी, आज उसकी झूठी तीर्थ यात्रा के नाम पर वह अपनी महानता की इमारत खड़ी कर रहा था। यह धोखा, ये पाखंड, ये सफ़ेद झूठ उनसे सहा नहीं गया। उनके कांपते हाथों में पानी के गिलासों से सजी एक टी चन्न की एक दिल दहला देने वाली तेज आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी। कांच के गिलास टुकड़ों में बिखर गए। संगीत बंद हो गया। कदम थम गए। सबका ध्यान उस ओर गया जहां एक बूढ़ी काम वाली बाई बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच कांपती हुई। एक पल के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। सच सबके सामने था। वो औरत जिसे सब काम वाली बाई समझ रहे थे, वो कोई बाई नहीं थी। अब सबके सामने रमेश की तीर्थ यात्रा पर गई माँ शारदा जी खड़ी थीं। वही चेहरा जिसे अभी अभी कमला आंटी बड़े गौर से देखते हुए बोली। वह एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। उन्होंने शारदा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उन आंखों में तैरती एक उम्र की पीड़ा थी। फिर उनकी नजरें घूमी और रमेश पर जा। ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? रमेश और सुनीता के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी जबान तालू से चिपक गई। जिन चेहरों पर अभी कुछ देर पहले प्रशंसा की चमक थी, अब उन पर शर्मिंदगी और पकड़े जाने की कालिक पुत गई थी। जिन मेहमानों ने ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? रमेश और सुनीता के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी जबान तालू से चिपक गई। जिन चेहरों पर अभी कुछ देर पहले प्रशंसा की चमक थी, अब उन पर शर्मिंदगी और पकड़े जाने की कालिक पुत गई थी। जिन मेहमानों ने सिर्फ एक बार अपनी इन आंखों से उसे निहारना चाहती थी। अगर मैं अपनी उसी पहचान के साथ इस दरवाजे पर आती, तो शायद मुझे दहलीज से ही लौटा दिया जाता। इसलिए ये सब कहते कहते उनका गला रूंध गया। उनकी कहानी सुनकर हर मेहमान स्तब्ध था। रमेश, फिर उनकी आंखें उस भीड़ में अपने रोहन को ढूंढने लगीं। वह केक की मेज के पास दूसरे बच्चों के बीच सहमा हुआ खड़ा था। इस पूरे तमाशे से अनजान, वह बस अपनी दादी को देख रहा था, जिन्हें वह अब तक पहचान नहीं पाया था। जब जब तो फिर मैं अपनी वो एक ख्वाहिश भी पूरी कर ही लेती हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत तक दाव पर लगा दी। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह रोहन के सामने पहुंची और अपने कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। 1 साल से यह शब्द उनके मुंह से एक सिसकी के साथ निकला, और फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और रोहन को अपनी ओर खींचकर कस के अपनी छाती से भींच लिया। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह 1 साल की तड़प का अंत था। वह रोहन के बालों को सूंघ रही थी, उसके गोल मटोल गालों और माथे को बेतहाशा चूम रही थी, और उनकी हर एक हरकत में एक एक महीने का इंतजार घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता प्यासा। रोहन, जो अब तक सहमा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसे बस अपनी दादी की कांपती हुई बाहों, उनके आंसुओं की गर्माहट और उन सिसकियों का एहसास हो रहा था। उसने भी डरते डरते अपने छोटे छोटे हाथ उनकी पीठ पर रख दिए। यह अपनी हसरत पूरी करने के बाद शारदा जी ने धीरे से रोहन को खुद से अलग किया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके गालों पर लगे अपने आंसू पोंछे और फिर उठ खड़ी हुई। अब उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी। उनकी झुकी हुई कमर, अच्छा चलती हूँ। तभी रमेश का एक दोस्त विक्रांत, जो अब तक चुपचाप यह सारा तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा। वह एक समझदार और संवेदनशील युवक था। उसने जमीन से शारदा जी का चश्मा उठाया, उसे साफ किया और फिर रमेश और, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरे घर में आपकी जगह मेरे सिर आंखों पर होगी। विक्रांत के शब्दों ने जैसे शारदा जी के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और विक्रांत के सिर पर, हाँ, लेकिन बेटा, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा खुश रहो। उन्होंने एक नज़र अपने बेटे और बहू पर डाली। उनकी आंखों में अब न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरी, बहुत गहरी उदासी थी। मेरी जगह अब वही है जब। उनके कदमों में अब कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सब कुछ खो देने के बाद हासिल होती है। उनके जाने के बाद श्रवण कुमार की उपाधि देने वाले मेहमानों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। एक एक करके सब ने रमेश और सुनीता पर थू थू करते हुए और लांतें भेजते हुए घर छोड़ दिया। कमला आंटी ने जाते जाते बस इतना कहा, रमेश, तूने अपनी माँ के साथ नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ धोखा किया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं। इतना कहकर वो भी निकल गई। पीछे रह गया वो आलीशान घर, बिखरे हुए तोहफे, आधा खाया हुआ केक और फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े, और उन सब के बीच खड़े थे दोनों पति पत्नी, जो आज आप खुद को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? शारदा जी ने जो फैसला लिया था, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।